अच्छा। तो ये हमने देख लिया, क्रिएट कर लिया हमने एक शेप को। अब सिलेक्शन टूल लेता हूं मैं, और हम सिलेक्शन टूल को समझने की कोशिश करते हैं। हमने कल ये पढ़ा था कि सिलेक्शन टूल की मदद से आप एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट क्यों करेंगे, ताकि उसमें आप किसी किस्म की कोई तब्दीली करें, कोई कलर वगैरह आपने करना हो या ऐसा कुछ करना हो, तो आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट का सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अब जैसे देखे, ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ से कोई कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर कलर तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये सेलेक्ट नहीं था। अब अगर इसको मैं सेलेक्ट करूं एक मरतबा इस पर क्लिक करके, अब ये देखिए ये सेलेक्ट हो गया। अब अगर यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करूं, तो ये देखे अब कलर चेंज हो जाता है। यहाँ अगर स्वॉचेस में किसी कलर पे मैं क्लिक करूँ, वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सेलेक्ट है। अगर ये सेलेक्ट ना हो तो ऐसा नहीं होगा, यानी इसमें कोई कलर वगैरह नहीं होगा। तो सिलेक्शन जरूरी होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप अगर किसी मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे तो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ये तीन शेप हैं, तो आप किसी खाली जगह पर, यानी इन शेप से अलग क्लिक करेंगे माउस के बटन को, और क्लिक किए रखेंगे और माउस के बटन को छोड़ेंगे नहीं, और इसको यू ड्रैग करेंगे, यू लाकर, और फिर माउस के बटन को छोड़ देंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों सेलेक्ट हो गए हैं। अब अगर किसी एक को पकड़कर मैं मूव करता हूं तो सब मूव होते हैं, क्योंकि सब सेलेक्ट हुए हुए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है, आपके शेप में आप कुछ मखसूस मखसूस सेलेक्ट करना चाहते हैं और एक से ज्यादा चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने ये सेलेक्ट किया, फिर आप ये सेलेक्ट करेंगे, तो अगर इस जगह पर आपने क्लिक किया तो पहली वाली सिलेक्शन खत्म हो जाएगी, जबकि हमें दोनों सेलेक्ट करनी है। तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस रखेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस रखेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, और फिर शिफ्ट का बटन छोड़ देंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों सेलेक्ट हो गए, ये और ये। अगर मैं किसी एक को पकड़कर मूव करूं तो आप देख सकते हैं कि सब मूव हो रहे हैं, यानी जो तीन हमने सेलेक्ट किए थे वो मूव हो रहे हैं। ये देखिए। अच्छा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सिलेक्शन के अलावा सिलेक्शन टूल का जो काम है, वो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के भी काम आता है। जैसे ये शेप है ना, ये थोड़ी बाहर निकली हुई है, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा अंदर की तरफ लेकर आऊं, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर लूं, तो मोमेंट के भी काम आता है। यानी सिलेक्शन टूल जो है वो चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के भी काम आता है। ठीक है। इसके अलावा जो सिलेक्शन टूल है वो आपके ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने के भी काम आता है, यानी छोटा या बड़ा करने। ठीक है। जैसे ये मैंने इसको बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, और इसको मैं कर रहा हूँ बड़ा। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन टूल की मदद से किसी ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। और चारों तरफ से भी कर सकते हैं, और किसी एक तरफ से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस तरफ से करना है, या इस तरफ से करना है, या ऊपर से करना है, या नीचे से करना है आपने, या आपने दाएं से करना है, या आपने बाएं से करना है। जहां से आपने करना है आप कर सकते हैं रिसाइज। किसी कॉर्नर से करेंगे तो दोनों कॉर्नर उसके इकट्ठे छोटे होंगे और इकट्ठे बड़े होंगे। ठीक है। अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली होगा। प्रोपोर्शनली का मतलब ये कि बिल्कुल पहले साइज के मुताबिक ही छोटा या बड़ा होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर मैं शिफ्ट का बटन छोड़ दूं तो यू भी हो सकता है और यू भी हो सकता है। ठीक है। ये चीज आ सकती है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ करूं तो ये इस तरह प्रोपोर्शनली होगा, चाहे मेरा माउस कहीं भी इधर उधर चला जाए, लेकिन ये प्रोपोर्शनली होगा। अगर मैं इसको चारों तरफ से करना चाहूं तो शिफ्ट के साथ ऑल्ट का बटन प्रेस करूं, तो ये देखिए ये चारों तरफ से अभी हो रहा है। ये देखिए अपने सेंटर से चारों तरफ से हो रहा है। ऑल्ट का बटन छोड़ दूं तो ये देखिए किसी एक तरफ से हो रहा है, और ये जगह अपनी जगह बरकरार है। ये जो जगह है शेप की, ये अपनी जगह बरकरार है, जबकि ये ऊपर से इस तरह से हो रहा है।
लेकिन अगर मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूं तो फिर ये चारों तरफ से हो रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी, हर जगह से रिसाइज हो रहा है शिफ्ट और ऑल्ट के साथ। शिफ्ट और ऑल्ट का मतलब ये है कि आपने दोनों बटन एक साथ प्रेस करने हैं और प्रेस रखने हैं आपने, और माउस से काम करना है। फिर आपने पहले माउस का बटन छोड़ना है, फिर शिफ्ट और ऑल्ट का बटन छोड़ना है। ठीक है, इस तरह अगर मैंने कल आपको बताया था कि अगर मैं कोई काम करूं और मैं कोई बटन का कहूं कि इस बटन के साथ हम ये काम करेंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि हमने वो बटन प्रेस करना है और प्रेस रखना है उसको। ठीक है, और फिर उसमें उसूल ये है कि वो बटन जब हम प्रेस करेंगे तो वो काम जब हो जाए तो पहले माउस का बटन छोड़ेंगे, फिर कीबोर्ड का बटन छोड़ देंगे। ठीक है, तो कीबोर्ड की इन बटनों की आपको पहचान होनी चाहिए, शिनाख्त होनी चाहिए कि शिफ्ट का बटन कहाँ है, ऑल्ट का बटन कहाँ है और कंट्रोल का बटन कहाँ है। ये आपको कीबोर्ड में मिल जाएंगे नीचे की तरफ, दाएं और बाएं दोनों तरफ। इसके अलावा हमने एक और काम पढ़ा था सिलेक्शन टूल का, कि आप सिलेक्शन टूल की मदद से अपने किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक शेप है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसका किसी भी कॉर्नर से थोड़ा सा आप नीचे आ जाए या थोड़ा दूर चले जाए, जैसे ये कॉर्नर है थोड़ा सा आप यूं दूर चले गए, या ये कॉर्नर है यहाँ तक आ गए, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका माउस का कर्सर है ना, वो इस तरह दो तीरों में तब्दील हो गया है, ये देखिए मुड़ा हुआ। ठीक है, जब ये इस तरह मुड़ा हुआ आ जाए, आप उस पर क्लिक कर दे और इसको घुमा दें। ठीक है, क्लिक करें और उसको यू घुमाना शुरू कर दें इस तरीके से। तो शिफ्ट के बगैर करेंगे तो ये फ्रीली आप इसको कहीं भी घुमा सकते हैं, और शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली होगा। ठीक है, डिग्री वाइज होगा, जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री वगैरह वगैरह, इस तरह ये देखे इस तरह। और शिफ्ट के बगैर करेंगे तो इस तरह फ्रीली आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि सिलेक्शन टूल से हम क्या कुछ काम ले सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आई आप लोगों को? ओके, ठीक है। सिलेक्शन टूल के बाद जो हमारे पास टूल है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है उसको भी हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से हमने देखा कि जब हम किसी शेप को सेलेक्ट करते हैं तो ओवरऑल वो शेप सेलेक्ट हो जाता है, उसके चारों तरफ सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो जब हम उसको मूव करते हैं तो पूरी शेप जो है वो मूव हो जाती है, उसको रिसाइज करते हैं तो पूरी शेप को रिसाइज कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो क्या काम करता है, वो सिलेक्शन टूल की तरह है लेकिन कुछ चीजों में ये सिलेक्शन टूल से मुख्तलिफ है, और इसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसको समझने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि हर शेप जो होती है ना, उसमें कुछ एंकर पॉइंट्स होते हैं। ये देखे, ये एंकर पॉइंट है एक, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक एलिप्स ले लूं तो इसमें भी आपको ये एंकर पॉइंट नजर आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लूं तो ये देखे, एक एंकर पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, और एक ये है। ये उम्मीद करता हूँ आपको नजर आ रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर पॉलीगॉन ले लूं, ये भी एक शेप है, और इसको ड्रॉ करूं, ये देखें, इसके भी एंकर पॉइंट्स है। ये देखें, एक एंकर पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, और एक जो है ये है, एक ये है, और एक ये है। ठीक है, तो इसके भी एंकर पॉइंट्स है, 6 एंकर पॉइंट है इसके। तो इस तरह हर जो ऑब्जेक्ट होता है, किसी के 2 एंकर पॉइंट होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 6 होंगे, किसी के बेशुमार होंगे। तो ये जो एंकर पॉइंट्स है, इनको समझने की जरूरत है, ये चीजें एंकर पॉइंट है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, वो आपके इन एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करता है डायरेक्ट, जबकि सिलेक्शन टूल से ये काम नहीं हो सकता। सिलेक्शन टूल से अगर हम क्लिक करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट होगा, कोई एक एंकर पॉइंट नहीं होगा। और हमें किसी एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करने की
अशद जरूरत पेश आती रहती है। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इससे हम क्या काम कर सकते हैं, हम अपने किसी एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये एंकर पॉइंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको पकड़कर मैं थोड़ा इस तरफ लेकर आता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा शेप ही चेंज हो गया है, सिर्फ एक एंकर पॉइंट को इधर से उधर लाने के वजह से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा शेप ही मेरा चेंज हो गया है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इस तरह के काम कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप एक से ज्यादा एंकर पॉइंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसका तरीका वही है कि आप शिफ्ट के साथ करेंगे। अब देखें ना, ये एक ही एंकर पॉइंट है, अगर इसको मैं मूव करूं तो एक ही एंकर पॉइंट मूव हो रहा है, बाकी ये तीनों एंकर पॉइंट अपनी जगह पर मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ मैं इसको भी सेलेक्ट करूं, इसको सेलेक्ट किया है, यू करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर क्लिक करके भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये सेलेक्ट किया है, अब शिफ्ट की मदद से इसको सेलेक्ट किया, तो अब ये दोनों सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जिनको सेलेक्ट नहीं किया वो अपनी जगह बरकरार है ये दोनों, और जिनको सेलेक्ट किया, किसी एक को पकड़कर अगर मैं मूव करूं तो ये देखिए दोनों मूव भी हो रहे हैं, और क्योंकि दोनों सेलेक्ट हैं अभी, अब दो एंकर पॉइंट इसके जो है वो सेलेक्ट है। तो इस तरह से आप एक से ज्यादा एंकर पॉइंट को भी शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। और शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि आपने एक को सेलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन आपने प्रेस रखा, इसको सेलेक्ट किया, माउस का बटन छोड़ दिया और फिर आपने शिफ्ट का बटन छोड़ दिया, तो ये सेलेक्ट हो गया। इसके अलावा आपने नोट किया होगा, जब हम किसी शेप को सेलेक्ट करते हैं तो उसके जो एंकर पॉइंट है उसके थोड़े अंदर की तरफ आपको ये छोटे छोटे से सर्कल नजर आएंगे। ठीक है, गोल नुमा निशान नजर आएंगे, इनको कहा जाता है कॉर्नर विजिट। पुराने वर्जन में हो सकता है ये न मिले, लेटेस्ट वर्जन में ये मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर विजिट है, इनसे क्या कर सकते हैं, अगर आपका पूरा शेप सेलेक्ट हो, जैसे कि अभी इस वक्त पूरा शेप सेलेक्ट है, तो आप किसी एक कॉर्नर विजिट को पकड़ेंगे और अंदर की तरफ लेकर आएंगे, तो आपका जो शेप है वो राउंड हो जाएगा। यहाँ पर इस पॉलीगोन को देखें, इसके जो कॉर्नर है वो भी सब स्ट्रेट है, वो सब क्या है, स्ट्रेट है, और वो कर्व नहीं है, इसको कर्व कहते हैं। इस तरह से ये जो होते हैं ना, इसको कर्व कहते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ ये जो आ गए हैं, अब ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, अब ये कर्व हो गए, इसको कर्व कहते हैं इस तरह को। अगर इसको मैं सेलेक्ट करूं और किसी एक को पकड़ूं और नीचे की तरफ लेकर आऊं, तो ये देखे इसके जो कॉर्नर थे वो अब कर्व हो गए हैं। ठीक है, पहले स्ट्रेट थे, अब क्या हो गए, अब कर्व हो गए हैं। तो इस तरह आप कॉर्नर विजिट से पकड़कर अपने शेप्स को कर्व कर सकते हैं। ये आपने चारों तरफ से किया। अगर आप किसी एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, तो ये जो कॉर्नर विजिट है ये सिर्फ उसी एंकर पॉइंट के साथ नजर आएगा जिसको आपने सेलेक्ट किया है, बाकी के साथ नजर नहीं आएगा। और फिर आप उस एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके भी उस एक कॉर्नर विजिट को पकड़कर भी उसको कर्व कर सकते हैं। जैसे ये एंकर पॉइंट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही कॉर्नर विजिट नजर आ रहा है, बाकी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बाकी एंकर पॉइंट सेलेक्ट ही नहीं है, बाकी कॉर्नर सेलेक्ट ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। ये सेलेक्ट है तो यहाँ पे नजर आ रहा है। अब अगर इसी एक को हमने पकड़कर नीचे की तरफ यूं मूव किया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक नई शेप जो है वो वजूद में आ गई है, जिसका एक हिस्सा जो है वो कर्व है, गोल है। ठीक है, और बाकी जो है वो स्ट्रेट है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि ये सेलेक्ट है और शिफ्ट की मदद से इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट किया, इसको और इसको सेलेक्ट किया, दोनों के कॉर्नर विजिट नजर आ रहे हैं। किसी एक को अगर आपने पकड़ा और नीचे की तरफ कर दिया, तो ये देखे कुछ इस तरह की शेप भी आप बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात आप लोगों को? तो इस तरीके से आप अपने कॉर्नर विजिट की मदद से अपने कॉर्नर को कर्व कर सकते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई एंकर पॉइंट पहले से कर्व हो, तो उसको स्ट्रेट कैसे करेंगे? जैसे इस सर्कल में देखें तो सारे एंकर पॉइंट जो है वो कर्व हैं, गोल हैं। ठीक है,
स्ट्रेट नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे? जैसे ये एंकर पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, ये वाला, और यहाँ पर देखे तो ये कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर, ये कॉर्नर में कन्वर्ट करेगा। और अगर कॉर्नर हो तो ये क्या करेगा, ये आप देखें, ये उसको स्मूथ करेगा। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि ये क्या है, ये पहले से कर्व है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो ये देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अगर यहाँ पे क्लिक कर दूं इस वाले एंकर पॉइंट को, ठीक है, ये जो एंकर पॉइंट है, और यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये देखें ये भी स्ट्रेट हो गया। इस वाले को अगर क्लिक कर दूं और यहाँ पर क्लिक कर दूं तो ये देखें अब तीनों एंकर पॉइंट जो है वो स्ट्रेट हो गए हैं, वो कर्व नहीं रहा अब। और बाकी एक जो है उसमें अभी भी कर्व मौजूद है। अगर मैं यहाँ से उसका कर्व खत्म करूं तो ये देखे ये जो सर्कल था वो अभी किस में बदल चुका है, शेप में बदल चुका है, एक स्क्वायर में तब्दील हो चुका है। हालांकि पहले ये सर्कल था, गोल था पहले। ठीक है, अगर किसी जगह पर एंकर पॉइंट कर्व ना हो, उसको कर्व करेंगे तो एक तरीका तो मैंने बता दिया कि उसको आप सेलेक्ट करें और यहाँ से उसको पकड़कर किसी नीचे की तरफ लेकर आए या किसी भी तरफ लेकर जाए, तो आपका ये जो एंकर पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा और ये कर्व नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने कर्व करना है तो आप उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर देखें कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ, इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये देखें जो पहले स्ट्रेट था अब वो स्मूथ बन चुका है। यानी वो एंकर पॉइंट अब इस तरह स्ट्रेट नहीं रहा बल्कि क्या बन चुका है, कर्व बन चुका है। तो यहां से आप ये चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है कि हम कोई एंकर पॉइंट डिलीट कर दें। फिर डिलीट करने की दो सूरतें होती हैं। एक ये कि उस एंकर पॉइंट को डिलीट कर दे और वो जगह खुली छोड़ दें। जैसे कि मैं इस बल्कि इसको सेलेक्ट कर देता हूं या इसको सेलेक्ट कर देता हूं, इस ऑब्जेक्ट को, ये देखे ये वाला, और इसका जो फिल है वो खत्म कर देता हूं। यहाँ से आप देखें फिल खत्म कर सकते हैं। जो चीज ऊपर होगी, अभी स्ट्रोक ऊपर है तो स्ट्रोक खत्म होगा, ये देखे ये इसका स्ट्रोक नजर आ रहा है। ठीक है, और स्ट्रोक को अगर खत्म करना है स्ट्रोक को भी खत्म कर सकते हैं। मैंने फिलहाल फिल को खत्म किया है। इसको हम समझेंगे कि फिल क्या है, स्ट्रोक क्या है, लेकिन अभी फिलहाल जो है हम सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप किसी एक एंकर पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ये एंकर पॉइंट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने मैंने कहा दो तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ये कि बिल्कुल ये सेलेक्ट हो जाए और ये जगह ओपन हो जाए, क्लोज ना हो, बंद ना हो। तो उसके लिए आप कीबोर्ड में देख के बैक स्पेस का बटन है और डिलीट का बटन है, दोनों में से कोई एक आपने प्रेस कर दिया तो ये देखे ये एंकर पॉइंट खत्म हो गया और ये जगह इस तरह खुली रह गई। एक तरीका यह है एंकर पॉइंट को डिलीट करने का। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं, यानी कंट्रोल का बटन प्रेस रखकर एक मर्तबा जेड का बटन प्रेस करें तो आपने अगर कोई काम किया है, आपको लगता है कि वो काम गलत हुआ, उसको दोबारा लाना चाहता हूं, तो उसके लिए आप कंट्रोल जेड का बटन प्रेस करें, यानी कंट्रोल का बटन प्रेस करें और उसके बाद आप जेड का बटन प्रेस कर दे। कंट्रोल का बटन प्रेस रखे, उसके बाद प्रेस रखते हुए जेड का बटन प्रेस करें, फिर कंट्रोल का बटन छोड़ दे, तो जो एक स्टेप आप पीछे चले जाएंगे। जो एक गलती आपने की थी, जो गलत हो गया था, वो एक स्टेप आप पीछे चले जाएंगे। जैसे देखे इसको मैंने डिलीट कर दिया था, मैं इसको फिर से सही करना चाहता था तो कंट्रोल जेड का बटन दबा दिया, ये एंकर पॉइंट जो डिलीट हो गया था वो वापस आ चुका है। तो एक तरीका तो ये है, अगर आप अपने पाथ को, अपने ऑब्जेक्ट को क्लोज करना चाहते, ओपन रखना चाहते हैं, ठीक है, खुला रखना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें तो ये एंकर पॉइंट बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ एंकर पॉइंट डिलीट हो जाए, बाकी शेप जो है वो उसी तरह क्लोज रहे, वो ओपन ना हो, तो आप क्या करें, एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करें और यहाँ पर ऊपर देखें ये माइनस का निशान पेन के साथ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कि आप इस एंकर पॉइंट को डिलीट करेंगे लेकिन ये जो शेप है ये फिर भी क्लोज रहेगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब आप देखें कि पहली सूरत में ये लाइन नहीं थी, यानी शेप जो थी वो ओपन हो गई थी और अब जो शेप है वो क्लोज हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें। आप चाहे तो दोनों मतलब दोनों तरीकों से कर सकते हैं कि बिल्कुल डिलीट करें और आपका जो पाथ है
जो शेप है वो ओपन हो जाए, ठीक है। और अगर आप यहाँ से करेंगे, किसी एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, तो ऊपर कंट्रोल बार में आपको ये आइकन नजर आएगा, रिमूव सेलेक्टेड एंकर पॉइंट। तो ये जो सेलेक्टेड एंकर पॉइंट है ये इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी एंकर पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये देखें, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, इस वाले को, और उसके एंकर पॉइंट को भी मैंने सेलेक्ट किया है, ये वाला। यहाँ से अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना कॉर्नर्स पे, तो यहाँ से आप अपने इस ऑब्जेक्ट का जो कॉर्नर है वो किस तरह चाहते हैं, इस तरह करेंगे तो ये देखिए ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको वो कर दूं, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, जो इसका वो है ना स्ट्रोक है, वो अगर मैं यहाँ से बढ़ा दूं इस तरह, फिर इस एंकर पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूं और यहाँ से कॉर्नर को मैं वो कर दूं, यू कर दूं, तो कॉर्नर आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ से रेडियस जो है वो 0 है। अगर रेडियस में बढ़ा दूं तो ये देखे आपको कॉर्नर इस तरह नजर आएगा, जिस तरह यहाँ पर क्लिक किया है। इस पे क्लिक करेंगे तो यू नजर आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यू नजर आएगा। तो यहाँ से आप अपने कॉर्नर जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसको मुख्तलिफ स्टाइल दे सकते हैं अपने कॉर्नर्स को, यू करना चाहे यू करना चाहे या यू करना चाहे, जिस तरह आप करना चाहे वो कर सकते हैं। एंकर पॉइंट को आप सेलेक्ट करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, और फिर यहाँ कॉर्नर में आ जाए और यहाँ पर आप क्लिक कर दे और यहाँ से रेडियस जो है वो बढ़ा दे, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो उसका जो कॉर्नर है उसका रेडियस बढ़ जाएगा और कॉर्नर का स्टाइल ये हो जाएगा जो आपने यहाँ पर ले लिया था। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से काम ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ एलिप्स, ये मैंने एलिप्स ड्रॉ किया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं, ये जो एंकर पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं इसको मैं जरा एक कोई और कलर कर देता हूँ ताकि आपको ये एंकर पॉइंट अच्छे से नजर आ सके। ये देखिए अब नजर आ रहे होंगे। तो अगर कोई एंकर पॉइंट कर्व है तो उसके साथ ये दो हैंडल भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए इस एंकर पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया तो इसके साथ ये दो हैंडल नजर आए, इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसके साथ नजर आएंगे, इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसके साथ, इसको सेलेक्ट करूंगा तो यानी जो एंकर पॉइंट कर्व हो, स्ट्रेट ना हो, तो वहां पर आपको एंकर पॉइंट के साथ, अगर आप एंकर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो एंकर पॉइंट के साथ आपको ये दो हैंडल भी नजर आ रहे हैं। ये हैंडल क्या काम करते हैं, ये हैंडल काम ये करते हैं कि ये जो हैंडल है ये इस आधी लाइन को मैनेज करता है, और ये जो हैंडल है ये इस आधी लाइन को मैनेज करता है। जैसे अगर मैं इस हैंडल के इस किनारे पर क्लिक करके इसको यूं कर दूं तो इस देखे इसने इसको चेंज किया, और अगर इस हैंडल को कर दूं तो ये देखे इसने यहाँ, तो हर एक जो है वो अपने आधे आधे लाइन में काम करता है, ये इस आधे लाइन को और ये इस आधे लाइन को, ठीक है, ये इस आधे लाइन को और ये इस आधे लाइन को, इसी तरह ये सब जो है एक दूसरी लाइन में काम करते हैं एक दूसरे, उसकी वजह से आप एक दूसरी जो लाइन है ना उनको मैनेज कर सकते हैं। किसी जगह पर अगर आपने इस हैंडल के जरिए से अपने शेप को मैनेज करना हो, साइज देना हो या कुछ भी इस तरह करना हो, कर्व करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इन हैंडल की मदद से आप वो काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम कुछ चीज बनाएंगे भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से किसी एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके उसको कुछ भी उससे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मैं एक एलिप्स ले लेता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से क्या कुछ कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर ये एलिप्स टूल मैंने लिया। अच्छा, ये एलिप्स टूल आप कैसे लेंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रेक्टेंगल टूल नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर आएंगे और माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर जितने भी टूल्स होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर आएंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे माउस का, तो जितने टूल्स है वो आ जाएंगे, और अगर किसी जगह मजीद टूल्स ना हो तो वहां पर आपको नजर नहीं आएंगे। ये मैंने आपको कहा था कि इलस्ट्रेटर के तकरीबन 80 से ज्यादा टूल्स हैं, जबकि यहाँ पर आपको बहुत कम नजर आ रहे हैं, और मैंने कहा कि 80 टूल्स हैं। तो वो इस तरह है कि मुख्तलिफ टूल्स की कैटेगरिया है। जैसे यहाँ पर शेप्स है ना, तो फिर शेप्स की मुख्तलिफ किस्में होती है, रेक्टेंगुलर शेप्स होते हैं, राउंडेड रेक्टेंगुलर है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसी तरीके से पेन टूल है,
तो पेन टूल में फिर क्या है, पेन टूल है, एड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल, ये टूल्स हैं। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, तो इसके अंदर मजीद एक टूल मौजूद है, ग्रुप सिलेक्शन टूल। तो इस तरह बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर मजीद टूल्स मौजूद हैं। तो अगर उसको आपने लाना हो तो उस मतलूबा टूल पर आप जाएं और राइट क्लिक करें माउस का, तो ये जो टूल्स है मजीद टूल वो आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो शो होता है वो रेक्टेंगल है। अब आपने इलिप्स लेना है तो आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक कर दे इलिप्स टूल, अब आप ले चुके हैं। अब मैं एक इलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ और उससे कोई चीज बनाता हूँ, ठीक है। और ये आप लोगों की प्रैक्टिस भी है और आप लोगों की असाइनमेंट भी है। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ तक आकर इतना मैंने एक इलिप्स जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैंने इससे बनाना है आम, तो उसके लिए मैं मदद लूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपकी जो सेलेक्ट एंकर पॉइंट है इनको सेलेक्ट करने के काम आता है और मैंने इससे यही काम लेना है। तो मैं इस वाले एंकर पॉइंट को क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसी को पकड़कर थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाता हूँ और यहाँ से इस हैंडल को पकड़कर थोड़ा सा यू घुमाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यू। तो आप देख सकते हैं कि आम की जो शेप है वो कितनी आसानी से और आराम से बन गई है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। तो ये आपका आम बन गया। अब अगर मैं यहाँ पर इलिप्स टूल ले लूं दोबारा और उसको यू ड्रॉ करूं, ठीक है, इतना सा, और फिर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लूं, इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूं और शिफ्ट की मदद से इसको भी सेलेक्ट करूं। और यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर आपने कर्व खत्म करना है तो यहाँ से खत्म कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने कर्व खत्म करना है तो मैं इस जगह पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये कर्व इससे खत्म हो गया है। और यहाँ पर आकर मैं इसको ग्रीन कलर दे दूंगा, ठीक है, पत्ते की, और इसको लाकर यहाँ पर मैं रख दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि आम बन चुका है और साथ में उसका पत्ता भी बन चुका है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। ये आम बनाना आपको समझ में आ गया है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की समझ आ गई है आपको? अच्छा जी, तो अच्छी बात है। यहाँ तक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम हुआ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने समझा। मेरे ख्याल में आज की क्लास यही तक काफ़ी थी। अब आप लोग का असाइनमेंट ये है कि आप लोग इस तरह का आम बनाएं और ग्रुप में फिर शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं आप लोग का काम देखूं और मुझे ये लगे कि आप लोग वाकई समझ चुके हैं और आप लोग काम ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप ये चीज़ बनाएं। आगे आगे जब हम इंशाल्लाह बढ़ेंगे तो हम मजीद जो चीज़ें हैं वो भी बनाएंगे और मजीद जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको समझ में आ चुका होगा। क्लास के हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम छुट्टी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किसी ने सवाल किया कि जेपीजी फॉर्मेट में बनाएं। अगर आपको जेपीजी फॉर्मेट में बनाना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप ये काम करें, क्योंकि वो चीज़ें मैंने अभी सिखाई नहीं है कि आप इसको कैसे सेव कर सकते हैं तस्वीर की सूरत में। तो आप ये करें कि ये जो आपने बनाया ना, तो फिर आप अपनी स्क्रीन की तस्वीर लीजिए मोबाइल से और वो तस्वीर मुझे सेंड कर दे। फिर मैं आपको बाद में समझा दूंगा कि आपने इसको कैसे सेट करना है, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको, कैसे सेट करना है और कैसे आपने इसको जेपीजी सूरत में या पीएनजी की सूरत में सेव करना है, वो इंशाल्लाह फिर हम मैं आपको किसी क्लास में बता दूंगा, एक दो दिन में मैं बता दूंगा कि आपने आर्ट वर्क को आप कैसे सेव कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर की फॉर्मेट में कैसे सेव कर सकते हैं, किसी तस्वीर की सूरत में कैसे सेव कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये करें कि बनाएं और फिर इसकी तस्वीर ले और अपने नाम के साथ जो है ग्रुप में भेज दे, और ताकि मैं देख लूं। किस चीज़ का लिंक आप कह रहे हैं? अगर इलस्ट्रेटर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो काइंडली मुझे मैसेज कर दे, पर्सनल मैसेज कर दे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। या तो ग्रुप में कर दे, या जिसके पास नहीं है इलस्ट्रेटर इंस्टॉल
तो वो मुझे बता दे। जो वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट में कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिनको हल किया जा रहा है। जाहिर है ये तब तक आप ऐसे तो नहीं बैठ सकते, आपने तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, प्रैक्टिस तो करनी है। तो मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तरीक़ेकार भी समझा दूंगा कि किस तरीके से आप अपने जो इलस्ट्रेटर है उसको इंस्टॉल और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी का कोई सवाल हो क्लास के हवाले से? तो मुझे लगता है किसी का कोई सवाल नहीं है। आज की क्लास यहीं तक थी। इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ हाजिर होते हैं। अस्सलाम।